सर्वोदय पब्लिक स्कूल राजगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने 2 चैप्टर की बात कर ली, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 6। आज हम 7वें चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम है जीव में विविधता। चैप्टर के नाम से ही समझ में आता है, जीव का मतलब पेड़ पौधे और जितने भी जंतु हैं, पशु पक्षी मनुष्य जितने भी हैं वो जीव में विविधता। विविधता का मतलब होता है अंतर, विभिन्नताएँ। इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें, शाब्दिक शब्द देखें तो जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी जो होती है, जैव विविधता वो होता है। इसकी परिभाषा होगी, जीव में पाई जाने वाली विभिन्नता को क्या कहा जाता है? जैव विविधता कहा जाता है। जीव में पाई जाने वाली विभिन्नता को क्या कहा जाता है? जैव विविधता कहा जाता है। देखिए, जैव विविधता होती क्या है? आप लोग देखते हो आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं वो एक जैसे नहीं है, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ कैसे ही हैं। ऐसे ही पशु पक्षी जो हैं वो भी अलग अलग हैं, उनके अंदर कार्य करने की क्षमता अलग है, उनके शरीर की बनावट अलग है। कुछ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, कुछ बहुत कम पाए जाते हैं। चींटी बहुत छोटी है, हाथी का शरीर बहुत बड़ा होता है। तो ये क्या होती है? विविधता। जीव में जो विविधताएँ होते हैं, अंतर जो होते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? अब देखिए, वर्गीकरण का आधार, तो वर्गीकरण के आधार की आवश्यकता क्यों पड़ी? वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो जीव में जो यही समानता, असमानता तथा कुछ विशिष्ट लक्षणों के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया, इनको अलग अलग किया गया, जिससे आसानी क्या हुई? इनका हम आसानी से इनकी पहचान कर सकते हैं और इनका अध्ययन भी आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले टॉपिक की, वर्गीकरण समूह की पदानुक्रमित संरचना। वर्गीकरण समूह की पदानुक्रमित संरचना का मतलब है, पदानुक्रमित संरचना क्या है कि क्रम से अगर हम बात करें पद से। 3 वैज्ञानिक थे, ध्यान से 3 वैज्ञानिक थे। एक तो था अर्नेस्ट हैकेल 1894, रॉबर्ट वियटेकर 1869, एक था कार्ल वोस 1977, ठीक है, 1877, ठीक है। ये वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया? सभी जीवों को एक बड़े जगत के अंदर, एक बड़े समूह बनाया जिसको इन्होंने नाम दिया जगत। इसमें रखने का इन्होंने प्रयास किया, जगत के अंदर रखने का इन्होंने प्रयास किया। इसी आधार पर जो रॉबर्ट वियटेकर हैं, इन्होंने अपने वर्गीकरण में 5 जगतों का वर्णन किया। कितने जगतों का वर्णन किया? 5 जगतों का। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। इन्होंने सभी जीवों को 5 के अंदर रख दिया। मोनेरा प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय, प्रोटिस्टा जो बहुकोशिकीय होते हैं, इनकी विशेषताओं की हम बात करेंगे, ठीक है। फंजाई के अंदर जितने भी कवक हैं, प्लांटी के अंदर पेड़ पौधे, एनिमेलिया के अंदर जंतुओं की इन्होंने बात की। लेकिन कार्ल वोस ने क्या बताया? यहाँ पे जो मोनेरा है, इस मोनेरा को 2 भागों में विभाजित किया कार्ल वोस ने। एक तो आर्कीबैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। एक तो आर्कीबैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया पर इन्होंने जो है इनको विभाजित किया। अब देखिए, मेन बात आती है, जब इनका वर्गीकरण किया गया तो इनके उप समूह बनाए गए, इनके और छोटे छोटे भाग बनाए गए विभिन्न समानता और असमानताओं के आधार पर। उनकी अगर हम बात करते हैं तो वो देखिए कौन कौन से होते हैं। सबसे अगर बड़े बड़े की हम लोग बात करते हैं तो वो रहता है, सबसे बड़ी बात करते हैं तो वो होता है जगत। जगत होता है, इसको इंग्लिश में किंगडम बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहले जगत होगा, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें फाइलम, ठीक है, या इसको डिवीजन बोला जाता है, या इसको क्या बोला जाता है? डिवीजन। फाइलम जो है वो तो एनिमल्स के अंदर हम बोलेंगे, और जब वर्गीकरण करेंगे, डिवीजन जो है वो हम प्लांट के अंदर बोलेंगे, अर्थात बॉटनी के लिए बोलेंगे। इसके बाद में जगत हो गया, फाइलम हो गया। इसके बाद में देखिए आता है वर्ग। कौन आएगा? कौन सी क्लास के अंदर रखा गया है? वर्ग, ठीक है। वर्ग के बाद बात करते हैं तो क्या आएगा? गण। गण को इंग्लिश में बोला जाता है ऑर्डर। इसके बाद अगर बात करते हैं कुल की तो आएगी फैमिली, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं वंश, जिसे बोला जाता है जीनस। और लास्ट जो है जाति,
स्पीसीज। ठीक है, हिंदी में और लिख देता हूँ। वर्ग हो गया, वर्ग के बाद गण, गण के बाद कुल, कुल के बाद वंश, वंश के बाद जाति। ठीक है, यहाँ पे अंतिम जो है वो जाति है, इसीलिए जाति को वर्गीकरण की जो आधारभूत इकाई है वो माना जाता है। वर्गीकरण की क्या मानी जाती है? आधारभूत इकाई है वो मानी जाती है। ये हमने इस चैप्टर की जो बेसिक बातें थी वो कर ली। अब जो वियर्टिकर द्वारा दिए गए 5 जो संघ थे, 5 जो जगत थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, इनके हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोनेरा की। मोनेरा जो है वो क्या होता है, इसकी बात हम करेंगे। मोनेरा की, मोनेरा के अंदर क्या होता है? मोनेरा जो वियर्टिकर द्वारा जो बताया गया था वो पहला जगत था। कौन सा था? पहला जगत था। इसकी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। ये कैसे जीव होते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव क्या होते हैं? जिनकी जो कोशिका होती है वो उसके जो केंद्रक है उसका चारों ओर केंद्रक झिल्ली है वो स्पष्ट नहीं पाई जाती। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक जीव ये होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इनमें केंद्रक व कोशिकांग जो होते हैं, कोशिका के अंग, वो सुस्पष्ट नहीं पाए जाते हैं। न्यूक्लियस व न्यूक्लियस जो होते हैं वो सुस्पष्ट नहीं पाए जाते हैं। ये बहुपोषी व विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। स्वयं भी भोजन ग्रहण बना सकते हैं और दूसरों से भी प्राप्त करते हैं। इसके बाद में जनन की बात करते हैं तो इनमें सहयुग्मन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सहयुग्मन पाया जाता है। जनन जो होता है वो क्या होता है? स्वयं युग्मन जो है, सहयुग्मन है, वो इनके अंदर होता है। इसके बाद अगर हम बात करें इनकी आगे जो बात करने वाले हैं, उदाहरण की बात करें तो जीवाणु, नील हरित शैवाल आप दे सकते हो। अब देखो आप 2 डायग्राम देखो, एक तो नॉन स्टॉक का आपको दिखाई दे रहा है ऊपर और एक नीचे जीवाणु की संरचना आपको दिखाई दे रही है। तो ये डायग्राम आपको देखने हैं और केवल आपको जीवाणु का जो डायग्राम है वो बनाना है। ठीक है, दूसरा जो है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो है एक कोशिक होते हैं, अर्थात एक कोशिका से बने होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें सुस्पष्ट केंद्रक व विभिन्न कोशिकांग हैं वो झिल्ली वाले पाए जाते हैं, उसे यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहा जाता है। प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा के अंदर गमन के लिए पक्षमाभ व कशाभिकाएं पाई जाती हैं, अर्थात गमन के लिए सीलिया और जो फ्लैजिला है वो इनके अंदर, पक्षमाभ को इंग्लिश में सीलिया कहा जाता है, कशाभ को फ्लैजिला कहा जाता है, तो ये पाई जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं इनके अंदर जनन की। तो इनके अंदर अलैंगिक जनन भी हो सकता है। अलैंगिक जनन कोशिका का संलयन, कोशिका जुड़ने से। ठीक है, उदाहरण की बात करते हैं तो एक कोशिक शैवाल है, एल्गी, डाइटम है, प्रोटोजोआ है, ये इनके अंदर आते हैं। प्रोटोजोआ एक अलग से संघ है, आपको इसकी बात आगे करेंगे। ठीक है, तो अब आपको डायग्राम दिख रहे हैं पैरामेशियम का, युगलिना का। डायग्राम को ध्यान से देखिए, पैरामेशियम ऊपर का, उसके बाद में युगलिना और उसके बाद में जो है वो क्या है? अमीबा। ठीक है, ये क्या होते हैं? प्रोटोजोआ संघ, प्रोटिस्टा संघ के प्राणी, प्रोटिस्टा जगत के प्राणी होते हैं। 3 नंबर बात करते हैं फंजाई की। फंजाई जो है इसकी बात करते हैं, कवक। फंजाई को इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं? कवक। ये विषमपोषी होते हैं, यूकैरियोटिक ही होते हैं। एक ही होता है प्रोकैरियोटिक, केवल मोनेरा वर्ग। ठीक है, यूकैरियोटिक होते हैं ये भी। ठीक है, परपोषित होते हैं, परजीवी, मतलब भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। भोजन के लिए क्या है? दूसरों पर निर्भर ये रहते हैं। दूसरों से अगर भोजन प्राप्त करते हैं उन जीवों को क्या बोलते हैं? परजीवी बोलते हैं। मृतजीवी, ये सड़े गले पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। सड़े गले कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनको भी ये अपना भोजन बना लेते हैं, इसलिए इनको मृतजीवी भी बोला जाता है। परजीवी मतलब दूसरे शरीर पे जाकर ये भोजन प्राप्त करते हैं और ये रोग का कारण भी बनते हैं। इसके साथ ही आगे बताता हूँ सहजीविता। नील हरित शैवाल के साथ ये संबंध बनाए रखते हैं या अन्य किसी पादप, अन्य किसी जीव के साथ ये अपना संबंध बनाते हैं
उसे क्या कहा जाता है? सहजीविता। दोनों साथ साथ रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं? सहजीविता, अर्थात सहजीवी जीव। ठीक है, तो दो साथ रहेंगे, ये शैवाल के साथ रहते हैं कवक, उस संबंध को क्या बोलते हैं? लाइकेन बोला जाता है। उस संबंध को क्या बोला जाता है? लाइकेन बोला जाता है। बहुत सारे कवक जो होते हैं वो तंतुमय होते हैं। क्या सभी जो कवक हैं वो तंतुमय होते हैं, लेकिन एक अपवाद जो है ईस्ट, ये तंतुमय नहीं होता है, एक कोशिक होता है। ठीक है, तंतुमय क्या होते हैं? तंतु फिलामेंट्स होते हैं, वो पतले लंबे धागे की तरह होते हैं, जिन्हें हम कवक तंतु बोलते हैं। पतले लंबे धागे की तरह होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कवक तंतु जो है वो बोला जाता है। ठीक है, तंतुमय संरचनाएं इनकी होती हैं, लेकिन ईस्ट एक अपवाद है इसके अंदर। इसके बाद देखिए, पतले लंबे धागों की तरह दिखाई देते हैं कवक तंतु या माइसीलिया, इनको इंग्लिश में बोला जाता है। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, क्या होती है? कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन व पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। जनन की अगर इनमें बात करते हैं तो कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो इनके अंदर पाया जाता है। विखंडन है, ठीक है, मुकुलन द्वारा आदि जो है ये कायिक जनन है वो कर सकते हैं। लैंगिक जनन भी इनके अंदर बीजाणुओं द्वारा होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, ईस्ट, मशरूम, ये इसके उदाहरण आप फंजाई के दे सकते हो। अब जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो डायग्राम मशरूम है, ठीक है ना। ये तो आपने देखा ही होगा आसपास घरों में जो खाली स्थान होते हैं वहाँ पे ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मशरूम जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये कवक हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा व कवक की हमने बात कर ली। अब दो वर्ग हमारे रहे, दो जगत हमारे रहे हैं, कौन कौन से? प्लांटी, और जो दूसरा है वो कौन सा है? एनिमेलिया। उनकी हम बात करेंगे। कौन कौन से हैं? एक तो प्लांटी और एक एनिमेलिया है। प्लांटी, प्लांट में से पादप होते हैं प्लांटी। ये ऐसा जगत है जिसके अंदर कोशिका भित्ति वाली सभी बहुकोशिक जीव ये होते हैं। कोशिका भित्ति युक्त केवल प्लांट पादपों के अंदर ही कोशिका भित्ति वो पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिक ये जीव होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ये स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी पर भी निर्भर नहीं रहते। किसके माध्यम से? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो पेड़ पौधों से करते हैं, और हम CO2 छोड़ते हैं, वो पेड़ पौधे जो हैं वो ग्रहण करते हैं। इनके अंदर हरित लवक है वो पाया जाता है, और हरित लवक जो है उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो होती है, जिससे इनका जो भोजन है वो बनता है। कौन सा भोजन बनता है? ग्लूकोज भोजन जो है वो बनता है, आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा। इसके बाद में इनके अंदर विभिन्न कार्य के लिए उत्तक पाए जाते हैं। विभिन्न कार्यों के लिए क्या पाए जाते हैं? उत्तक, जैसे जाइलम, फ्लोएम, हम पीछे 6 नंबर चैप्टर में पढ़ के आए हैं। और बहुत सारे भी उत्तक होते हैं, लेकिन जाइलम जल का परिवहन करते हैं, और फ्लोएम जो है वो भोजन को पूरे पादप तक पहुंचाते हैं। इनको बीज धारण क्षमता के आधार पर, किसके आधार पर? बीज धारण क्षमता के आधार पर 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। पहला जो भाग है वो है थैलोफाइटा। कौन सा भाग है? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, कल हम इनकी विस्तार से बात करें। इनके अंदर जड़, तना और पत्ती नहीं होती, फिर भी पादप होते हैं, अर्थात ये थैलस, इसका पादप शरीर जो है वो प्लांट बॉडी जो है वो थैलस प्रकार की होती है, थैले जैसी होती है। जड़, तना, पत्ती है वो नहीं पाई जाती। अब आप लोग सोच रहे हैं ऐसे पादप कैसे हो सकते हैं, तो ऐसे भी पादप होते हैं जिनको थैलोफाइटा के अंदर रखा गया है। ब्रायोफाइटा है, ये जो है पादप जगत का, इन्हें उभयचर कहा जाता है। ठीक है, इनकी भी हम बात करेंगे। टेरिडोफाइटा, इनके अंदर जड़, तना और पत्ती हैं वो होती हैं, ध्यान रखना। 2 महत्वपूर्ण जो हैं बीज के आधार पर, अनावर्त बीजी, इनको इंग्लिश में बोला जाता है जिम्नोस्पर्म, ठीक है, और इनको बोला जाता है एंजियोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म अर्थात अनावर्त, बिना आवरण के जो बीज होते हैं
इनके बीज जो होते हैं उन पे आवरण नहीं पाया जाता है, ऐसे पादपों को अनावर्त बीजी आवरण कहा जाता है, जिनकी हम बात करेंगे। आवर्त बीजी, जिनके बीज के चारों ओर आवरण पाया जाता है। बीज वाले जो भी हैं जिनके चारों ओर आवरण पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? आवर्त बीजी या एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। तो आज हमने प्लांटी की बात कर ली, इसकी कल हम थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी की विस्तार से हम लोग बात करेंगे और उसके बाद में एनिमेलिया की बात करेंगे। तो अब बच्चों जो मैंने पहला और छठा चैप्टर कराया वो आपको पूरा होना चाहिए, सातवां आपको शुरू करना है, फेयर कॉपी आपके पास होनी चाहिए, कभी भी आपका जो होमवर्क है वो चेक किया जा सकता है। तो सभी बच्चे वीडियो पूरा देखें, मैं देखता हूँ वीडियो पूरा नहीं देखा जा रहा है तो जल्द ही आपके घर वालों को भी सूचित किया जाएगा, ठीक है। तो अपना काम है वो पूरा तैयार रखें।